ध्रुव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार, आपका भूगोल अध्यापक। बच्चों, आज हम आपके सामने भूगोल कक्षा 12 का दूसरा जो अध्याय है वो लेकर आ रहे हैं। यह जो अध्याय है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस अध्याय को हम दो भागों में आपके सामने पेश करेंगे। आज यहाँ पर आपके सामने इस अध्याय की जो पहली कक्षा है, पार्ट 1 है, वो आपके सामने आएगा। क्योंकि अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए एक ही बार में अगर हम इसको डालेंगे तो कक्षा काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसे हम दो भागों में आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। पिछला जो अध्याय था मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसमें हमने मानव भूगोल की बात की थी। आज हम मानव भूगोल से आगे चलकर जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे जो विश्व जनसंख्या है वो क्या है और यह किस प्रकार से फैली हुई है। इस अध्याय के अंदर विश्व जनसंख्या का जो वितरण है, वितरण का मतलब फैलाव होता है, घनत्व, वितरण और घनत्व में सूक्ष्म अंतर होता है और इन दोनों में संबंध भी होता है कि घनत्व क्या होता है। घनत्व एक माप होता है जो पृथ्वी के ऊपर भार को प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा एक शब्द है वृद्धि। वृद्धि का जो अर्थ है वो हम हमेशा बढ़ना ही मानते हैं, लेकिन जब जनसंख्या की बात करते हैं तो वृद्धि के कई प्रकार आएंगे। उदाहरण के तौर पर वृद्धि नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है, वास्तविक भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। तो उनके बीच भी हम यहाँ पर अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले हम विश्व जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या की जब बात चल रही है तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मानव की बात करेंगे। जो मानव है वो सबसे बड़ा संसाधन होता है। संसाधन का मतलब यहां पर होगा वो सभी वस्तुएं जो हम अपने प्रयोग में लेकर आते हैं। ये जो मार्कर है वो भी एक संसाधन है, ये जो ब्लैक बोर्ड है वो भी एक संसाधन है, मैं, आप सब, सभी हम संसाधन हैं। किसी न किसी रूप में हमारा कहीं न कहीं प्रयोग होता है और किसी न किसी चीज का हम किसी न किसी रूप में प्रयोग करते भी हैं। तो मानव सबसे बड़ा संसाधन है और बाकी के जितने भी संसाधन हैं वो मानव के द्वारा ही हमारे यूज के लायक बनाए जाते हैं। हालांकि प्रकृति इन सभी संसाधनों की जो स्रोत है, पृथ्वी से ही हमें सभी संसाधन मिलते हैं, प्रकृति से भी सभी संसाधन मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 21वीं सदी की। 21वीं सदी की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, 21वीं सदी में विश्व जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ थी। 21वीं सदी का मतलब यहां पर क्या होगा, 2001 के आसपास। 21वीं सदी का मतलब 2001 के आसपास की बात करेंगे। और अगर वर्तमान में अब हम बात करें, वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो विश्व जो जनसंख्या है वो लगभग 750 करोड़ हो गई है। अब यहां पर एक अजीब सी बात हमारे सामने आएगी कि विश्व के अंदर लगभग 250 के आसपास देश हैं और इन 250 देशों में 750 करोड़ की जो जनसंख्या है वो असमान तौर पर फैली हुई है। असमान तौर का मतलब क्या है कि कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए गए हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या में एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर दंड भी दिया जाता है और बहुत से देश ऐसे भी हैं प्यारे बच्चों जहां बच्चा पैदा करने पर इनाम भी दिया जाता है। रूस एक ऐसा ही देश है जहां पर बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है। चीन एक ऐसा देश है जहां पर एक से ज्यादा बच्चे होने पर दंड का प्रावधान है। अभी हाल ही में अपना लगभग 82 साल पुराना जो नियम है वो चीन ने बदला है। अब वहां पर एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। भारत जैसे देश में भी जनसंख्या काफी है और यहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए गए हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात करें तो 750 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। अब ये 750 करोड़ की जो जनसंख्या है वो हमारी जो पृथ्वी है उस पर फैली कैसे हुई है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को, अपने
अर्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो दो भाग हैं, हमारा एक उत्तरी गोलार्ध है और एक हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विश्व जनसंख्या जो हमारी विश्व जनसंख्या है उसका जो 90% भाग है, यानी कि विश्व जनसंख्या की 90% जनसंख्या, जो 90% जनसंख्या है, वो विश्व जनसंख्या की 90% जनसंख्या 10% सतल पर रहती है। यानी कि जो विश्व की 90% जनसंख्या है वो विश्व के 10% भाग पर रहती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो कितना असमान है। अब इस वितरण को हम दो आधारों पर देखेंगे। सबसे पहला जो आधार है वो है हमारा बेटे अक्षांशों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर वितरण का मतलब क्या होता है? अक्षांश होते क्या है? हमारी जो पृथ्वी है उस पर हमारी सुविधा के अनुसार कुछ रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जिन रेखाओं से हमें जगह, जो हमारी स्थिति है, जो समय है, उनका हमें ज्ञान हो जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की जो बात है वो विस्तार से यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो ये अध्याय नहीं है। 11वीं कक्षा का अध्याय है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उसके लिए जब हम कक्षा लेके आएंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से आप सबको समझा देंगे। तो अक्षांशों के आधार पर जो वितरण है वो हम करते हैं। जब अक्षांशों के आधार पर हम वितरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम गोलार्धों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, यानी कि जो हमारी पृथ्वी जो एक गोला है उसका आधा भाग। अगर हम इसकी बात करें तो 0 डिग्री, ये हम केवल उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री हमारा अक्षांश है। 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो 0 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, उससे लेकर लगभग 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विश्व की लगभग 85% जनसंख्या रहती है। जीरो डिग्री से लेकर 70 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का मतलब होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो अक्षांशों की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी। 90 डिग्री तक हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उसे 0 डिग्री से अक्षांश 0 डिग्री से यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो भाग है वहां से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विश्व की टोटल 85%, 85% जो पॉपुलेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसी उत्तरी गोलार्ध में विश्व के लगभग सभी बड़े देश जनसंख्या के लिहाज से वो शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें चीन इसी भाग में आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने भारत की, भारत भी इसी भाग में आता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। ये विश्व के 3 बड़े देश हैं जो जनसंख्या के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। ये तीनों बड़े देश। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी विश्व के 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। तो चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इसके अलावा हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं।
बांग्लादेश भी इसी भाग में आ जाएगा। इसके अलावा हम एक और विकसित देश जापान की बात कर लेते हैं। जापान भी विश्व के 10 बड़े देश ऐसे हैं जो जनसंख्या के मामले में ज्यादा हैं, उनमें शामिल होता है। तो चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। और एक नाम और मैं यहां पर लेना चाहूंगा, उस नाम का ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो नाम 2 बार आना है। इंडोनेशिया का उत्तरी भाग। इंडोनेशिया का जो उत्तरी भाग है, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है प्यारे बच्चों जो 2 गोलार्धों में आता है, 2 गोलार्धों में। तो इसलिए इंडोनेशिया 0 डिग्री के ऊपर भी है और 0 डिग्री के नीचे भी है। जैसे ही हम 0 डिग्री के नीचे जाएंगे तो अक्षांश दक्षिणी आ जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध की जब हम बात करेंगे तो भी वहां पर यह चीज सामने निकल कर आएगी। तो इंडोनेशिया का जो उत्तरी भाग है वो भी इसमें शामिल होगा। और इसके अलावा एक नाम और यहां पर आना चाहेगा, उस नाम को भी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो 0 डिग्री के आसपास स्थित है, 0 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का उत्तरी भाग, ये वो प्रमुख देश हैं जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के बीच में फैले हुए हैं। और इन देशों में लगभग 85% जनसंख्या रहती है। इन देशों का मेरा मतलब ये नहीं है बच्चों कि केवल इन्हीं देशों में, इन देशों का मेरा मतलब ये है कि इन देशों के अलावा 0 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में जितने भी देश आते हैं उन सब में लगभग 85% जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। तो बच्चों जो अक्षांशों के आधार पर हम वितरण कर रहे थे, उत्तरी अक्षांश के बाद अब हम बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश की। दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम पाई जाती है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उस दक्षिणी गोलार्ध के बारे में देखिए, फिर से वही चीज करेंगे हम कि 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो वहां से लेकर 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। अर्थात 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक 10%, 10% जो जनसंख्या विश्व की वो इस भाग में पाई जाती है। अब यहां पर भी विश्व के कुछ प्रमुख जो देश हैं, जो प्रमुख देश हैं विश्व के, वो निकलकर सामने आते हैं। सबसे प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो विश्व के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के मामले में, उनमें एक देश का नाम आता है ब्राजील। ब्राजील जो है वो क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी दक्षिणी गोलार्ध में बड़े देशों के अंदर शुमार है। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो उस मामले में भी वो काफी बड़ा देश है, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उस मामले में भी वो काफी बड़ा देश माना जाता है। टॉप 10 में स्थान आता है अगर हम ब्राजील की बात करते हैं तो। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 में नहीं आता है। विश्व के जो 10 बड़े देश हैं जिनके अंदर 140 करोड़ से नीचे तक जब हम आते चले जाते हैं तो 10 करोड़ से लेकर 140 करोड़ तक जनसंख्या वाले देश हैं, उनमें हालांकि ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो महज लगभग 3.25 करोड़ के आसपास है।
हरियाणा जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की मानी जाती है, लेकिन इस लिहाज से कि वो दक्षिणी गोलार्ध का एक प्रमुख देश है तो ऑस्ट्रेलिया को हम उसमें शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक और देश पहले बच्चों आया था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मैंने उसमें बोला था इंडोनेशिया का उत्तरी भाग, क्योंकि वो उत्तर की तरफ था, तो इसमें मैं बोलूंगा इंडोनेशिया का उत्तरी भाग नहीं, माफ कीजिए, इंडोनेशिया का दक्षिणी भाग जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये जो प्रमुख देश है, ब्राजील, इंडोनेशिया का जो दक्षिणी भाग है वो, और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में विश्व की 10% जो जनसंख्या है। इन देशों से मेरा मतलब ये नहीं है केवल इन्हीं देशों में, मेरा मतलब 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के बीच जो देश आते हैं उन सभी देशों का मतलब यहां पर आता है कि इतनी जनसंख्या रहती है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध के 0 डिग्री से लेकर जो लगभग 70 डिग्री अक्षांश है वहां तक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 85% जनसंख्या, और अगर दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर, दक्षिणी अक्षांशों के आधार पर हम बात करते हैं तो 10% जनसंख्या। ये कुल मिलाकर 95% जनसंख्या हो जाती है। इन अक्षेत्रों के अलावा जब हम बात करते हैं तो जो भी अक्षेत्र बच गए उन सभी अक्षेत्रों में विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो 100% जो जनसंख्या है वो इस प्रकार से धरा पर फैली हुई है, और यह वितरण काफी असमान माना गया है। यह जो वितरण है काफी असमान माना गया है। अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या के वितरण के बाद एक और दूसरा पॉइंट आता है जिसमें हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो जनसंख्या है वो किन किन देशों में किन किन आधारों पर मौजूद है, फैली हुई है, उसका वितरण है। देखिए आगे हम चलते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं विकसित देशों की और विकासशील देशों की। हालांकि विकसित और विकासशील देशों के अलावा इन देशों के जो पार्ट अगर हम करना चाहें तो अति विकसित, अति विकासशील, या फिर इसके अलावा हम पिछड़े देशों को भी हम शामिल कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 ही पार्ट बनाना चाहेंगे क्योंकि आपके अध्याय में 2 ही पार्ट बने हुए हैं इस प्रकार के देशों के। तो दूसरे जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में एक चीज आती है विकासशील देश। एक पार्ट विकासशील देशों का आता है और एक पार्ट आता है विकसित देशों का। ये दूसरा जो सेगमेंट है उसमें यही बताया जाएगा कि विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा है या विकसित देशों में जनसंख्या ज्यादा है। तो विकासशील और विकसित देशों की अगर हम डेफिनेशन की यहां पर बात करें तो अर्थव्यवस्था के आधार पर लोगों के रहन सहन, जीवन की जो दशाएं हैं, उनको प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं, उन सभी आधारों पर हम यह तय करते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है। विकसित और विकासशील की जो गणना है वो करने के लिए काफी मापक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन मापकों की बात ना करके हम सीधे यहाँ पर यह आ जाते हैं कि विकासशील देशों में कितनी जनसंख्या रहती है और विकसित देशों में कितनी जनसंख्या रहती है। तो पहले बच्चों विकासशील देशों की बात करें तो विश्व में विकासशील देशों की संख्या ज्यादा है और संख्या के साथ साथ जनसंख्या भी ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं तो चीन एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। जब इन 2 देशों की बात कर लेते हैं तो आप यह अंदाजा लगाकर चल पड़िए कि लगभग अगर आज के संदर्भ में बात करें तो लगभग 280-290 करोड़ की जो जनसंख्या है। अगर आज संदर्भ की बात करें तो लगभग 140 करोड़ के आसपास वर्तमान में, 140-42 करोड़ के आसपास वर्तमान में चीन की जनसंख्या है और 135 करोड़ के आसपास वर्तमान में भारत की जनसंख्या पहुंचने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों देशों की तो विश्व जनसंख्या के अंदर लगभग 270-280 करोड़ का जो भाग है वो इन 2 देशों का ही माना करता है। तो हर लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अब वो जनसंख्या कहां पाई जाती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कुल जनसंख्या का लगभग 77%, कुल जो जनसंख्या है
उसका लगभग 77% जो भाग है वो पाया जाता है विकासशील देशों में। और इन विकासशील देशों की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर बहुत बड़ा जो पार्ट है वो एशिया का शामिल हो जाता है। एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में भी ज्यादातर देश जो हैं विकासशील हैं या कम विकासशील आप कह सकते हो, पिछड़े हुए देश कह सकते हो उनको। विकसित देशों की संख्या यहां पर बहुत ही कम मानी जाती है। और इसके अलावा एक और नाम यहां पर मैं लेना चाहूंगा, दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील का नाम आपने यहां पर अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था। तो विश्व की जो 77% जनसंख्या है वो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे जो विकासशील क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं विकसित देशों की तो भाई 77 है तो 23%, 23%, 23% जो जनसंख्या है वो विश्व के विकसित देशों में पाई जाती है। अब इन विकसित देशों की हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। भाई उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। कनाडा इसमें शामिल हो जाएगा। ये कुछ ऐसे देश हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत ही विकसित महाद्वीप की, यूरोप के जो ज्यादा देश हैं वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। चाहे आप फ्रांस का नाम ले लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड का नाम ले लीजिए, चाहे आप डेनमार्क का नाम ले लीजिए, नॉर्वे का नाम ले लीजिए, स्वीडन का नाम ले लीजिए, स्विट्जरलैंड का नाम ले लीजिए, इटली, जर्मनी जैसे देशों का नाम ले लीजिए। ये लगभग ऐसे देश हैं जो काफी हद तक विकसित देशों से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि विकसित देशों की श्रेणी में ये सर्वोत्तम देश जो हैं वो बने हुए हैं। तो यूरोप महाद्वीप को आप एक तरह से कह सकते हो कि काफी विकसित महाद्वीप ये माना जाता है, संपन्न महाद्वीप माना जाता है। विश्व का सबसे ज्यादा संपन्न महाद्वीप यह माना गया है और सबसे ज्यादा विकसित देश इसमें पाए जाते हैं। हालांकि इन देशों में जनसंख्या थोड़ी पाई जाती है। इसके अलावा एक और महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया जो है विकसित देशों की जो श्रेणी है उसमें शामिल होता है। तो उत्तरी अमेरिका के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश और ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ देश हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। मैं यहां पर एक नाम और लेना चाहूंगा कि भाई एक और ऐसा देश है जो इन महाद्वीपों से बाहर निकला हुआ है लेकिन फिर भी वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर मैं एशिया का नाम लिखना चाहूंगा एक बार। हालांकि एशिया के जो ज्यादातर देश हैं वो विकासशील देशों की उन्नत श्रेणी में आते हैं, लेकिन एशिया में एक और अपना बहुत ही बेहतरीन देश है जापान। जापान देश विकसित देशों का अग्रणी देश माना जाता है। तो जापान जो देश है वो एक ऐसा अपवाद है जो यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा कि सॉरी, ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, विकासशील देशों की जाए विकसित देशों में लिखा है। तो एशिया के अंदर एक देश है जापान। हालांकि एशिया मैंने यहां लिख दिया था लेकिन फिर हम यहां पर इसको लिखना चाह रहे हैं क्योंकि जापान जो देश है वो विकसित देश माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकासशील देश और विकसित देशों के आधार पर भी हम जनसंख्या का जो विभाजन है वो कर सकते हैं। 77% जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में पाई जाती है और 23% जो जनसंख्या है वो प्यारे बच्चों विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों जो मैंने आपको बताया था उस चीज के साथ साथ मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहूंगा। हालांकि वो इस अध्याय में नहीं है, दी नहीं गई है आपकी जो चैप्टर है, लेकिन वो इस अध्याय से संबंधित है। अब यहाँ पर हमने विकसित देश, विकासशील देशों की बात कर ली, जनसंख्या के मामले में कौन कौन से शामिल हैं उनकी बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात यहाँ पर एक ऐसी कर लेते हैं जो आपको आगे 12वीं के बाद भी आपके काम आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे जो विश्व के जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल के मामले में वो कौन से। देखिए, विश्व के जब बड़े देशों की बात करते हैं तो भारत का स्थान कहां पर आता है और क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा क्षेत्रफल के मामले में
और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा जनसंख्या के मामले में। क्योंकि 250 देश है, सभी 250 देशों के बारे में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा देश हम जान सकते हैं और सबसे छोटा देश हम जान सकते हैं। और सबसे बड़े और सबसे छोटे देशों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर फिर हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की या जनसंख्या की। तो जो चुनिंदा कुछ देश हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के मामले में हम अगर बात करते हैं तो हम यही जानते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो 7वें नंबर पर है। लेकिन यही ज्ञान काफी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, केवल एक छोटी सी लाइन के अंदर मैं आपको चुनिंदा देशों के नाम यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए एक शब्द है, एक लाइन है, रुख चीन अब आ भारत। यह एक छोटी सी लाइन है जो आप आराम से याद कर सकते हो कि रुख चीन अब आ भारत। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भारत का भी नाम आया है, चीन का भी नाम आया है, लेकिन कुछ और जो नाम है वो हमें निकालने पड़ेंगे। रुख में सबसे पहले है रू से मेरा मतलब है रूस। उसके बाद कै आता है, उसका मतलब होता है कनाडा। उसके बाद चीन अपने आप से ही प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद नंबर आता चीन। उसके बाद आता प्यारे बच्चों ए का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद प्यारे बच्चों बै वर्ण आता है, तो बै वर्ण से यहां पर बन जाएगा ब्राजील। उसके बाद प्यारे बच्चों आ शब्द आता है, आ से एक और देश का हम यहां पर नाम ले लेंगे ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद एक और नाम जो हमारा नाम है, हमारे देश का नाम है, भारत का नाम है भारत। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो बेटे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 1 2 3 4 5 6 और 7 हम जो हैं वो 7वें देश हैं। किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर भारत का नाम आता है। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि 8वें नंबर पर कौन है, तो बेटा 8वें नंबर पर जो है वो अर्जेंटीना है। फिर कोई पूछ लेता है 9वें नंबर पर कौन है, तो बेटा 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है। फिर कोई पूछ लेता बेटा 10वें नंबर पर कौन है, तो 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। लेकिन इस प्रकार से मैं आपको 250 देशों के क्रम नहीं बताने वाला हूं। तो 7वां नंबर जो है वो अपने भारत का है। उसके अलावा 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। उसके बाद 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है और उसके बाद 10वें नंबर पर अल्जीरिया है। ये जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो क्षेत्रफल के मामले में मैंने आपको बता दी हैं। तो सबसे ज्यादा जो रूस क्षेत्रफल के मामले में आता है, और फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और जब हम बात जनसंख्या की कर लेते हैं तो बच्चों इन्हीं देशों में जनसंख्या का क्रम भी छिपा पड़ा है। इन्हीं देशों में जो जनसंख्या का क्रम है वो भी छिपा पड़ा हुआ है। अगर हम रूस की बात करते हैं, अगर हम रूस की यहां पर बात करना चाहेंगे, तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 180 लाख वर्ग किलोमीटर। और वहीं पर अगर हम भारत की बात करते हैं, ये टॉप 1 कंट्रीज मानी गई है, वहीं पर जब हम भारत की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बेटा। यानी कि रूस लगभग हमसे 6 गुना बड़ा है। 6 से थोड़ा कम है, लेकिन लगभग 6 गुना बड़ा देश जो है वो रूस माना गया है हमसे। तो सबसे बड़ा देश रूस है, हमारा देश 7वें नंबर पर है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे छोटे देश की, वेटिकन सिटी। अगर वेटिकन सिटी की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 0.49 वर्ग किलोमीटर। वेटिकन एक शहर भी है, वेटिकन सिटी एक देश भी है, वेटिकन एक धार्मिक शहर माना जाता है, और वेटिकन एक पैलेस है जो विश्व का सबसे बड़ा पैलेस भी माना जाता है। यूरोप के अंदर ये देश है, इटली के अंदर। इटली के अंदर यह जो देश है वो यह पाया जाता है। तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश।
यह जानकारी आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। तो रूस सबसे बड़ा देश है। भारत की बात करते हैं तो 7वें नंबर पर आ जाता है। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो माना जाता है। अब इन्हीं देशों की प्यारे बच्चों जब हम बात करना चाहेंगे तो मैं इन्हीं देशों में से निकालना चाहूंगा। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो 2011 के जो आंकड़े हैं वो हमें लेने होते हैं। हालांकि 2021 आने वाला है, 2021 के आंकड़े स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हम 2011 के आंकड़ों पर ही यहां पर चलेंगे। तो बच्चों इनमें सबसे पहला जो देश जनसंख्या के लिहाज में सबसे बड़ा जो देश माना जाता है वो इन्हीं में से हम पिक करेंगे। तो चीन को हम यहां पर ले आते हैं। चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है अबाउट पॉपुलेशन। और फिर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों भारत की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है अबाउट पॉपुलेशन। और हम प्यारे बच्चों बात करते हैं तीसरे देश की। तो तीसरे देशों की जो श्रेणी है उसमें हम अमेरिका को यहां पर खड़ा कर देंगे। अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब आप यहां पर एक असमानता देखोगे। चीन विश्व का सबसे बड़ा देश अबाउट एरिया, चीन विश्व का सबसे बड़ा देश जो है उसकी श्रेणी में तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में आता है। तो क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है, जनसंख्या में पहले स्थान पर है। चीन भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है अबाउट एरिया। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर आता है। और अमेरिका की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास है। लगभग 121 करोड़ हुआ करती थी। और भैया लगभग अगर इसकी बात करते हैं तो 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी 2001 के अनुसार। 135 करोड़। तीसरे नंबर का देश अगर हम बात करते हैं 135 करोड़ तीसरे नंबर का देश क्षेत्रफल में, जो कि सर्व करने की कंडीशन में खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला देश 7वें नंबर का क्षेत्रफल वाला देश, तीसरे नंबर का जनसंख्या में देश और चौथे नंबर का क्षेत्रफल वाला देश। तो ये आप असमानता अपने आप ही देख सकते हो। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ा देश चीन लगभग समान जनसंख्या के साथ ही बैठा हुआ है। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो लगभग 3.25 या 2.5 गुना बड़ा देश अमेरिका ना के बराबर जनसंख्या लेके बैठा है। तो इस प्रकार से हम यह असमानता देख सकते हैं कि विश्व के जो देश हैं इन देशों के अंदर, और अभी वर्तमान की बात करेंगे तो चीन की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और अगर हम अपनी बात करते हैं तो वर्तमान में लगभग हमारी जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो आप अंदाजा लगाओगे कि जनसंख्या अब भी लगातार बढ़ ही रही है हमारी। तो इस प्रकार से जनसंख्या के मामले में विश्व के जो 3 टॉप कंट्रीज हैं वो यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा विश्व के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जनसंख्या के लिहाज से, उनमें ब्राजील का नाम आता है, उनमें इंडोनेशिया का नाम आता है, उनमें नाइजीरिया का नाम आता है, उनमें जापान का नाम आता है, बांग्लादेश का नाम आता है, पाकिस्तान का नाम आता है और रूस का नाम भी शामिल हो जाता है। ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील, ये जो नाम यहां पर आ रहे हैं चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील, रूस, ये वो देश हैं जो क्षेत्रफल के मामले में भी टॉप 10 कंट्रीज में खड़े हुए हैं और जनसंख्या के मामले में भी टॉप 10 कंट्रीज के अंदर खड़े हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम आता है जो यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा बांग्लादेश का नाम आता है जो यहाँ पर नहीं है, जापान है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये वो देश हैं जो जनसंख्या के मामले में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आते हैं। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या मैंने आपको बता दी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, भारत का बता दिया, सबसे कम जनसंख्या मैंने सबसे कम जनसंख्या बतानी पड़ेगी क्योंकि वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के मामले में और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जनसंख्या के मामले में। अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार इस देश के अंदर 783 व्यक्ति रहते हैं। जी हाँ, 783 व्यक्ति इस देश में पाए जाते हैं वेटिकन सिटी के अंदर, जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा देश माना जाता है। मैंने आपको बताया था यह एक धार्मिक देश है। यहाँ पर पॉप जो धार्मिक गुरु होते हैं वो रहते हैं और यहाँ पर महिलाएं नहीं रहती हैं, यहाँ पर सिर्फ पुरुष रहते हैं और इनकी संख्या घटती रहती है, कभी कभी बढ़ती रहती है, क्योंकि जब इनकी जो जनसंख्या घटती है तो जाहिर सी बात है कि
मौत हो जाती है इनमें से किसी की, या माइग्रेट हो जाते हैं यहाँ से और आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर महिला कोई नहीं रहती है। तो यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है वो 783 है। और ये जो आंकड़ा है प्यारे बच्चों वो 2011 के अनुसार है, और 2011 के अनुसार ही आपका इस साल तक आंकड़ा चलेगा। 2021 में जो नए आंकड़े आएंगे उनके लिए आपको नए आंकड़े याद करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्षेत्रफल के मामले में विश्व के जो देश हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से आपको आराम से याद हो जाएंगे। और जनसंख्या की कोई ट्रिक नहीं है, और मेरे ख्याल से ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं। चीन, भारत, अमेरिका, हमारा भारत तो हमें याद है, हमसे ज्यादा चीन है, नंबर 3 पे अमेरिका है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या की, तो हमने बात कर ही ली है। अब हम बात करते हैं इस शब्द की और इस शब्द की। इस शब्द की बात हम इस पार्ट में नहीं करेंगे, चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा। हम केवल अभी इन दोनों शब्दों की बात कर लेते हैं कि वितरण और घनत्व में अंतर क्या है। पहली और आखिरी बात तो वितरण और घनत्व में संबंध पाया जाता, अंतर कोई नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर एक सूक्ष्म अंतर जो है मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वितरण की। मोटी मोटी भाषा में वितरण शब्द का मतलब होता है फैलना, फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर कितना है। और इसमें हम कोई थ्योरी नहीं लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में जो है वो 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या फैली हुई है। इसमें कोई थ्योरी नहीं लगाई गई, इसमें केवल जनसंख्या को गिना गया है और ये बता दिया गया कि भारत में इतनी जनसंख्या है। या किसी भी स्टेट की हम बात कर लेते हैं, तो उदाहरण के तौर पर हम हरियाणा की बात करते हैं आपकी, कि 2011 के अनुसार हरियाणा में लगभग 2 करोड़ 53 लाख की जनसंख्या है। तो इस प्रकार से हम केवल वितरण बता देते हैं और घनत्व एक अलग चीज हो जाती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो बसावट है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या की बसावट को जनसंख्या वितरण बोला जा सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक शब्द आया किसी अक्षेत्र में। अक्षेत्र को मैं यहां नीचे उतार कर लेता हूं क्षेत्रफल, और जनसंख्या है। इसी से डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी घनत्व की। यह केवल जनसंख्या के फैलाव को, बसावट को प्रदर्शित करता है। और अगर घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है, इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूं यहां पर। उम्मीद है कि आप क्षेत्र या मतलब क्षेत्रफल से समझ गए होंगे कि जो घनत्व है, घनत्व सबसे पहले आप मान लीजिए घनत्व एक माप होता है। घनत्व एक माप या मापक होता है जिससे जनसंख्या का जो एक्चुअल भार है धरती के ऊपर वो चेक किया जाता है कि भाई कितनी जनसंख्या कितने क्षेत्रफल पर रहती है और हमारी जो धरती है उस पर जो भार है वो कितना है। तो कुल मिलाकर हम घनत्व की डेफिनेशन देना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे पहले बच्चों कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, जनसंख्या व क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इससे हमें धरती के ऊपर जो भार है व्यक्तियों का, हम सब का, वो पता चल जाता है कि कितनी धरती कितने व्यक्तियों का एक्चुअल भार सहन कर रही है। भार से मेरा मतलब यहां पर केवल वेट से नहीं है, भार से मेरा मतलब यहां पर है जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है हमारी धरा की
कि उसके पास एक लिमिटेड स्ट्रेंथ में हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, और उस लिमिटेड स्ट्रेंथ के रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना है और किस प्रकार से हमें उसको आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना है और बढ़ाकर देना है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था नव निश्चयवाद, आधुनिक निश्चयवाद की डेफिनेशन की, हमें अपनी आने वाली जनरेशन को भी देना है। तो ध्यान कीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाली जनसंख्या जो होती है, क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं भी जनसंख्या घनत्व होता कितने प्रकार का है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्रकार है वो अंक गणितीय घनत्व है। अंक गणितीय घनत्व। और जो दूसरा प्रकार है वो है कायिक या पोषक। कायिक या पोषक, इसे एक नाम और दे सकते हैं बेटा, कृषि घनत्व। इसे एक और नाम दिया जा सकता है यहां पर, कृषि घनत्व। ये तीनों एक ही नाम है, कायिक भी एक ही नाम है, पोषक भी वही नाम है, और कृषि घनत्व का मतलब भी वही है। तो अंक गणितीय घनत्व और कायिक या पोषक घनत्व, ये दो प्रकार के जो घनत्व हैं वो होते हैं जिनसे हम इन एक्चुअल चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो अंक गणितीय घनत्व है वो क्या होता है। तो वितरण और घनत्व की बात जब हम करते हैं तो हमें अंक गणितीय घनत्व की बात करनी पड़ती है। तो अंक गणितीय घनत्व देख लीजिए, यहीं पर आ जाएगा ये। अंक गणितीय घनत्व का मतलब क्या होता है कि किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का अनुपात। को अंक गणितीय घनत्व कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर अंक गणितीय घनत्व की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हम घनत्व की लेते हैं। मोटे मोटे तौर पर जो घनत्व की डेफिनेशन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या व क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहां पर भी वही बात है, कुल जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो मोटे मोटे तौर पर ये डेफिनेशन जो है घनत्व वाली वो अंक गणितीय घनत्व में ही आ जाएगी। अब इस चीज को समझना कैसे है, उस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको सूत्र जो है वो देना चाहूंगा। उस सूत्र को ध्यान से देखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है और इसका जो सूत्र है, इस चीज का जो सूत्र है मैं ऊपर यहां पर प्रदर्शित करना चाहूंगा। तो बहुत बार बच्चे इस असमंजस में रह जाते हैं कि जनसंख्या जो है और क्षेत्रफल जो है वो डिवाइड बाय क्या करना है, क्षेत्रफल डिवाइड बाय पॉपुलेशन करनी है या पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया करना है। इस मामले में कई बार हम उलझ जाते हैं। तो अंक गणितीय घनत्व का जो सूत्र है वो देख लीजिए। सूत्र में क्या आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है बेटा, हम क्षेत्रफल के ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं रहते, हम क्षेत्रफल के ऊपर खड़े होते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा अपने हरियाणा का। तो सबसे पहले हम सूत्र यहां पर चेक कर लेते हैं। सूत्र में आएगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे जो क्षेत्रफल है उसको हम यहां पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और जनसंख्या बटे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के बाद जो है वो सामने निकल कर ये आ जाएगा। अभी हम यहां पर 2011 का एक आंकड़ा लेते हैं। आपकी किताब में हालांकि हरियाणा नहीं होगा, दिल्ली होगा।
तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम यहाँ पर हरियाणा के बारे में उदाहरण लेना चाहेंगे। तो 2011 के अनुसार हम अगर हरियाणा की बात करते हैं तो 2011 में हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 2,53,00,000, 2,53,00,000 जो लाख है वो कुल मानी जाती है। अगर इसको एक्चुअल लिखना चाहेंगे तो 2,53,51,462 है। 2,53,51,462 जो जनसंख्या है वो एक्चुअल हमारी जो हरियाणा है उसकी 2011 की मानी गई है 2,53,51,462। ये 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है। और अगर हम हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों क्षेत्रफल तब तक घट बढ़ नहीं सकते हैं किसी राज्य के जब तक राज्यों का पुनर्गठन या गठन दोबारा से ना किया जाए। हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन जो है वो होता रहता है, चलता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तेलंगाना राज्य जो है वो बनाया गया है। हरियाणा भी जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। तो इस प्रकार से राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो कम या ज्यादा तभी हो सकता है जब कोई क्षेत्र मिला लिया जाए या किसी क्षेत्र को किसी राज्य में से निकालकर एक और राज्य बना दिया जाए। तो फिलहाल हरियाणा जो 1966 में बना हुआ था उस समय हरियाणा के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो हरियाणा का था वो 44,212 था। तो हरियाणा का जो एग्जांपल हम ले रहे हैं जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, तो जनसंख्या 2,53,51,462 थी और क्षेत्रफल था हरियाणा का 44,212। और इस प्रकार से जब हम इसको डिवाइड बाय करते हैं तो 573 व्यक्ति निकलकर सामने आ जाते हैं। हरियाणा की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या, ये वितरण है हरियाणा का बेटा। 2.5 करोड़ 2,53,51,462 जनसंख्या 44,212 पर रहती है, क्षेत्रफल पर रहती है। लेकिन प्रति वर्ग किलोमीटर की जब हम बात करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर पर 573 जो व्यक्ति हैं वो भाग हरियाणा के रिसोर्सेज जो हैं और सब कुछ जो हमारी हरियाणा की जो क्षेत्रफल है उस पर 573 का भाग। इसमें आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अलग अलग स्टेट का निकाल सकते हैं। आपको केवल 2 चीजों का ज्ञान करना पड़ेगा। एक तो आपके स्टेट की क्षेत्र जनसंख्या जो है वो क्या है और आपके स्टेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है। आप भारत का भी निकाल सकते हो। अगर आप भारत का करोगे 121.7 करोड़ हो जाएगा। भारत की जो जनसंख्या है वो 121.7 करोड़ है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,032.8 अगर आप करोगे तो इस प्रकार से आप भारत का भी निकाल सकते हो। अगर इस लिहाज से टोटल एक्चुअल 121.7 करोड़ मैंने लिखा, अगर पूरी डिजिट लिखें और 32,87,263 पूरी डिजिट लिखें तो इस लिहाज से भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी निकलकर सामने आ जाता है। प्यारे बच्चों, भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का है। तो इस प्रकार से आप किसी भी राज्य का, इवन आप अपने गांव का भी निकाल सकते हो और भैया निकालना चाहो तो आप अपने घर का भी निकाल सकते हो। आपके घर में कितने सदस्य हैं परमानेंट, कितना आपके घर का एरिया है, टोटल सदस्यों की संख्या और टोटल अपने घर का हिस्सा डिवाइड कर दो, आपके घर का जनसंख्या घनत्व निकलकर सामने आ जाएगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा आपके घर में वजन कहां ज्यादा है कहां कम है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है घनत्व निकालने का। आप किसी भी चीज का छोटी यूनिट से लेकर पूरी यूनिट तक का, कहीं तक का भी, आप विश्व का भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, विश्व का तो मैं यहां निकालकर आपको अभी दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि चैप्टर काफी लंबा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम निकाल देते हैं बेटा। अंकगणितीय घनत्व का सूत्र आप याद कर लेंगे, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल करना है तो अंकगणितीय घनत्व हो जाता है। अंकगणितीय घनत्व के बाद अब हम आगे बात करते हैं बेटा कायिक घनत्व की। मैं इसको मिटा देता हूं, आप उम्मीद करता हूं आपने उतार दिया होगा इसको। अब हम यहां पर बात करते हैं, एक चीज और बतानी रहेगी, मैं और साथ साथ आपको बता देता हूं
कि बेटा जो अंकगणितीय घनत्व है, अंकगणितीय घनत्व जो बताया जाता है वह जो तरीका है, मैं फिर से अंकगणितीय पर आ रहा हूं, अंकगणितीय घनत्व हर चीज का फायदा और नुकसान होता है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, अंकगणितीय घनत्व जो हम निकालते हैं या जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका सरल है लेकिन अशुद्ध है। अब आप सोचोगे सरल है और अशुद्ध क्यों है? अशुद्ध इसलिए है कि इस तरीके से धरती के ऊपर जो एक्चुअल भार है वो निकलकर सामने नहीं आता। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि जैसे 44,212 क्षेत्रफल पर 2,53,51,462 की जनसंख्या रहती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई जितने दलदली क्षेत्र हैं, जितने मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जितने वन पहाड़ वगैरह भारत के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं, या उदाहरण के तौर पर हम भारत का देख लेते हैं 382 व्यक्ति है, लेकिन थार के मरुस्थल में कितने आदमी रहते होंगे? जो भारत के अंदर नदियां हैं, दलदली भाग हैं, पर्वतीय वन है, सघन वन है, जहां पर बर्फीला एरिया है, बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर आदमी रहते ही नहीं है, तो वहां हम कैसे निकाल पाएंगे? तो सरल है क्योंकि टोटल जनसंख्या निकाल ली जाएगी और टोटल क्षेत्रफल लगभग सेम ही रहता है। किसी न किसी देश का बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्षेत्रफल घटने बढ़ने की, अगर राजनीतिक कारण युद्ध कारण ना हो जाए तो घटना बढ़ना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो सरल है क्योंकि आराम से हो जाता है, अशुद्ध है क्योंकि सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान करेंगे, लेकिन इससे आपके जो आपका जो ज्ञान है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरल है, आप ये मान के चलेंगे, सभी इसी तरीके को यूज करते हैं, भारत देश और विश्व के अन्य देश भी इसी तरीकों को यूज करते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। तो फिर अब भाई शुद्ध कहां से आएगा? तो शुद्ध और निकाल लेते हैं। जो शुद्ध तरीका है उस शुद्ध तरीके की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने शब्द आता है कायिक घनत्व, कायिक या पोषक घनत्व। ठीक है, कायिक या पोषक घनत्व की जब हम बात करेंगे तो वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें फर्क मामूली सा फर्क है, कायिक या पोषक है और कृषि एक शब्द इसमें आ जाएगा, कृषि घनत्व। इसमें क्या होगा? किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है और क्षेत्र की जब हम यहां बात करते हैं तो वहां की कुल कृषि भूमि, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या व वहां की कुल कृषि योग्य भूमि या क्षेत्र का अनुपात। ध्यान करेंगे, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहां की कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात। ठीक है भाई, इसमें वो भाग खत्म हो जाएंगे जहां जो दलदली भाग है, वन वाले भाग हैं, वो इसमें निकल जाएंगे। तो इसका जो उदाहरण है वो लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2011 के अनुसार भारत का एग्जांपल लेते हैं। जो 2011 है उसके अनुसार हम भारत का जो एग्जांपल है वो यहां पर लेंगे। 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, सबसे पहले तो हम इसका जो सूत्र है वो चेक कर लेते हैं। सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। कायिक या पोषक
जनसंख्या घनत्व निकालने का जो सूत्र है उसकी हम जो बात है वो यहां पर बात करना चाहेंगे। देख लीजिए, कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि, ये इसका जो एग्जाम्पल है, सूत्र है, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, इस सूत्र के माध्यम से कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। और अब हम 2011 का आंकड़ा यहां पर लें, 2011 के अनुसार अगर हम आंकड़ा लें तो कुल जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो बेटा भारत की जो कुल जनसंख्या है, भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121.7 करोड़ है। ये भारत की जनसंख्या है। और अगर हम बात करें भारत के अंदर 2011 के अनुसार कुल कृषि भूमि की जब हम बात करते हैं तो वो 15.97 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर कुल टोटल क्षेत्रफल में से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 32,87,000 में से लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 15.97 का मतलब लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर हमारी भूमि कृषि योग्य है। इसको अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो फिर हम इस प्रकार से जनसंख्या जो घनत्व है वो निकाल लेते हैं। और ये जो आंकड़ा है बेटा वो आएगा 758 व्यक्ति प्रति कृषि प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये प्रति वर्ग किलोमीटर किसका बेटा? कृषि घनत्व, कृषि के ऊपर। ये ध्यान करेंगे, कृषि घनत्व है ये भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 32,87,263 का प्रति वर्ग नहीं है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर का प्रति वर्ग है। अब आप अंदाजा देंगे कि 32,87,263 121.7 अपॉन अगर हम 32.8 करते हैं तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था लगभग 16 दूनी 32 दुगना हो जाता है। और इस हिसाब से अगर जो हमारे सामने निकल कर आता है तो वो 382 व्यक्ति तब आता है। तो आप ये अंदाजा लगाओगे कि कितना, लगभग आधा हमारा कृषि योग्य जो क्षेत्र है वो हम बोने के लिए यूज कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण भी करना है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाओगे कि 382 जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है ये अंकगणितीय है। और 758 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वो कायिक, पोषक या कृषि घनत्व पाया जाता है। तो यहां पर यह तय हो जाता है कि कायिक घनत्व क्या होता है, पोषक घनत्व क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है। इसमें लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं है। कायिक या पोषक यानी कि कृषि में जनसंख्या ऊपर ही रहेगी, अंकगणितीय में भी जनसंख्या इंक्लूडेड रहेगी। केवल नीचे वाला जो पोर्शन है क्षेत्रफल, अंकगणितीय में क्षेत्रफल जो है समस्त देश का आ जाएगा। और कायिक पोषक के अंदर, कृषि घनत्व के अंदर केवल कृषि भूमि आ जाएगी। और इस प्रकार से आप किसी भी स्थान का घनत्व निकाल सकते हैं। आप अपने राज्य के अंदर भी जो कृषि योग्य भूमि है उसका निकाल सकते हैं, देश के अंदर कृषि योग्य भूमि है उसका भी निकाल सकते हैं। इसको उतार लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। यहां तक पार्ट 2 पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर की जो आगे की वीडियो है वो सेकंड पार्ट में आएगी और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके लिए आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करना, क्या कमी इस वीडियो में रह गई उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना चाहिए ताकि हम उस कमी को अगली कक्षा में सुधार सकें। और अगर किसी विषय पर आपको कोई क्लास चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में ये लिख दीजिए कि हमें इस विषय पर कक्षा चाहिए, तो हम आपकी जो कक्षा है वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी जो आपके सामने हो जरूर रखेंगे। थैंक यू सो मच।